इंटरव्यू जाना चाहिए थी कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और कैसा एनवायरनमेंट रहता है, मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इन डिटेल। तो पहला बात करते हैं कि मेरा बार स्कोर का। तो मेरा बार स्कोर जो था वो था 214। 300 में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स, सॉरी 100 ही शायद होता है। कितना होता है मुझे ठीक से याद नहीं आता, मतलब टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 214 होता है। मैंने 78 क्वेश्चंस किए थे। 78 क्वेश्चंस किए थे जिसमें से मेरा 73 करेक्ट हुआ था और 5 नेगेटिव हुआ था, ठीक है। तो शायद 100 क्वेश्चंस ही रहते हैं और 3 मार्क्स का शायद होता है, या फिर ऐसा ही कुछ होता है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। मतलब ये मेरा स्कोर था, ठीक है। और इसके बाद बात करता हूँ, गेट के थ्रू भी ये लोग लेते हैं। तो गेट स्कोर जो था मेरा उतना खास नहीं था, लेकिन हो गया था, मतलब मेरा ही कट ऑफ था। गेट स्कोर मेरा 717 था, तो 717 तक ही कट ऑफ गया था गेट स्कोर का। तो इतने स्कोर तक उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, ठीक है। ये 1000 में होता है गेट स्कोर। तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता। इसका कट ऑफ कितना था, इसका कट ऑफ था सर 165 अप्रॉक्स, ऐसा कुछ कट ऑफ था। 165 या 168 कट ऑफ था मार्क्स को, और गेट का यही कट ऑफ था, और ये मेरा भी स्कोर था, ठीक है, यही कट ऑफ था। तो इतने लोगों को, मतलब 400 के आसपास लोगों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, 400 समथिंग था, ठीक है। और सिलेक्शन 28 लोगों का शायद हुआ था, ठीक है, जो बार्क टीएस मुंबई होता है। और वो रेडियोलॉजी का भी कुछ नया डिपार्टमेंट हुआ है, बार्क टीएस प्लस रेडियोलॉजी। तो टोटल शायद 21 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, ठीक है। और क्यों नहीं हुआ था ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ठीक है, मैं इंटरव्यू के लिए गया था। ऑलमोस्ट सभी का 1 आवर तक, मान लीजिए इंटरव्यू होता है ऑलमोस्ट 1 आवर तक। और अगर आप मतलब अच्छा कर रहे हो तो 1.5 आवर तक भी चला जाता है, ठीक है। तो अगर आपका 1 आवर 30 मिनट तक इंटरव्यू होता है तो आप मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा अच्छे से आंसर नहीं दे पाते हैं तो 40 45 मिनट तक भी उन लोग छोड़ देते हैं, वो लोग आपको हैरास बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपका गेट का रैंक बहुत अच्छा है, मतलब आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मतलब आईआईटी बॉम्बे में पिछले साल मेरा एक सीनियर था जिसका AIR 1 था गेट में, ठीक है। उसका 1.5 आवर्स तक भी इंटरव्यू चला था, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत एक ट्रॉमाटाइज़ करने वाला बात है, लेकिन होता है ऐसा, ठीक है। मतलब कोई गारंटी नहीं है ऐसा। और ऐसा एक अफवाह भी है कि आईआईटी से ज़्यादा लोग नहीं लेते, ठीक है, उसके मैं फ़ोकस नहीं करता। तो इंटरव्यू पे चलते हैं डायरेक्ट। तो पहले मतलब मैं बाहर बैठा था एक चेयर पे, उन्होंने लोग बैठा दिए थे, और मेरे आगे जो था वो निकला, और फिर 2 मिनट के अंदर मुझे अंदर बुलाया गया। तो वहाँ पर एक मतलब राउंड टेबल होता है, 4 5 प्रोफेसर्स बैठा होता है, और एक सीनियर भी रहता है, सीनियर मैम था मेरे, मतलब 4 पैनल होता है, मेरा पैनल नंबर 3 था प्रोबेबली। तो वहाँ पर एक मेरा पैनल थी था, और 4 5 प्रोफेसर बैठे थे, एक सीनियर मैम भी था जिन्होंने मतलब पहले थोड़ा इंट्रो बोलने को बोला कि आप कहाँ से हो, कहाँ से एमएससी किया है, आपका पीएचडी का सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है। तो मैंने बोला कि टीआईएफआर में हुआ है। तो ये सब वो लोग थोड़ा सुन लेते हैं, थोड़ा आपको कंफर्टेबल करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका 4 प्रेफरेंस बोलिए, ठीक है। तो मुझे सबसे बड़ा जो मेरा दिक्कत था कि मैं मेरा परेशानी बताता हूँ कि मुझे न्यूक्लियर, एटॉमिक, पार्टिकल और कंडेंस, ये चारों चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। मतलब ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ही नहीं। लेकिन अगर आपका ये 4 टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आप बोलते हो ना, तो वही आप मान लो कि आपका चांस बहुत बढ़ जाता है। हाँ, इंटरव्यू अच्छा देना भी होता है, लेकिन इस बात का मेन काम यही सब टॉपिक पे ऊपर होता है, ठीक है।
तो वो नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि यही सब टॉपिक, मतलब ये टॉपिक में जो लोग स्ट्रॉन्ग है उन्हीं को एडमिशन दिया जाए, और ये जायज़ है, ये होना भी चाहिए। तो ठीक है, मेरा ये सब नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती न्यूक्लियर थोड़ा पढ़ के गया था कि अगर न्यूक्लियर नहीं बोलूँगा तो वो लोग मतलब बोलेंगे कि तुम यहाँ करने क्या आए हो, ठीक है। तो मतलब कुछ तो करना होगा इन चारों में से। तो फिर भी मैंने बोला था कि क्लासिकल बोला था मैंने, क्लासिकल बोला था, और क्वांटम बोला था। क्वांटम मैकेनिक्स भी वो लोग सुन रहे, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है, सभी क्वांटम से रिलेटेड, तो क्वांटम मैकेनिक्स चलता है, क्वांटम मैकेनिक्स अच्छा खासा चलता है, ठीक है। क्वांटम बोला था, ईएमटी बोला था, और क्या बोला था, और न्यूक्लियर बोला था, ये चारों मैंने बोला था, ठीक है। तो पहले एक यंग मैम थे, जो कि मतलब लग रहे थे कि हमारे ही एज के, ठीक है। तो उन्होंने पहले ईएमटी से बोला कि हम ईएमटी से स्टार्ट करें, मैंने बोला कि हाँ स्टार्ट करें, ठीक है। तो ईएमटी से पहले शुरू किया उन्होंने। और हाँ, आप एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, सीक्वेंस में मैंने यही ईएमटी फर्स्ट बोला था, क्वांटम सेकंड बोला था, क्लासिकल थर्ड बोला था, न्यूक्लियर फोर्थ बोला था, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी मैटर करता है, मतलब हड़बड़ करेगा क्या ये मुझे पता नहीं, बट मेरे टाइम पे तो मैटर किया था, लेकिन मतलब वो लोग सीक्वेंस में चलते हैं। मैंने ईएमटी फर्स्ट बोला था तो उन्होंने फर्स्ट ईएमटी से स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने क्यूएम सेकंड बोला था तो उन्होंने फिर क्यूएम से स्टार्ट किया, फिर क्लासिकल में गए, फिर आखिर में न्यूक्लियर में गए, और फिर आखिर में कुछ और क्वेश्चंस भी पूछा जो मैं बाद में बताता हूँ। तो ये मतलब ये सीक्वेंस मैटर करता है कि आप किस सीक्वेंस में बोलोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा मैटर कर, मतलब ध्यान रखना, नॉर्मली कोशिश करना कि जो पहला वाला आप टॉपिक बोलो ना वो आपका मोस्ट स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, और जो आखिरी वाला टॉपिक भी बोलो वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, क्योंकि जो जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग बेहतर होगा उसका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग बेहतर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक बोलो और एंडिंग में भी सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक बोलो, ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने एंडिंग में न्यूक्लियर बोला था जो कि नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो जो भी हो, अब आता है मज़े की बात कि मेरा ईएमटी असल में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा ईएमटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू अदर्स। बट उन्होंने पहले ही एक क्वेश्चन पूछा जो कि मतलब मैं बताता हूँ, जो यंग मैम थे उन्होंने बोला कि मान लो यहाँ पर एक प्लेट है जो कि वी पोटेंशियल पे है, ठीक है, और यहाँ पर तुमने और दो प्लेट्स लगा दिया जो कि ज़ीरो पोटेंशियल है, मतलब ग्राउंडेड है। तो अब तुम क्या करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करो। मेरा तो सुन के ही ये मतलब मेरा पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ पता नहीं आ रहा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करें। तो उन्होंने थोड़ा हिंट दिया कि मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ज़्यादा से कम तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाता है, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ करने का कोशिश किया कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ भी जाएगा, यहाँ से यहाँ भी, मतलब ओवरलैप नहीं करते वो लोग। मतलब ऐसा कुछ ड्रॉ करने की मैंने कोशिश की उन्होंने हिंट सुनकर। तो उन्होंने बोला कि अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो मतलब मैंने थोड़ा बहुत कोशिश तो मतलब परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसा कुछ कर्व ऐसा बनाया था मैंने, तो मैं वो नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब सच बताओ तो मैं मुझको उस समय अगर पूरा लाइब्रेरी भी दे देता, इंटरनेट एक्सेस भी दे देता, तो भी शायद मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता, जो कि मतलब ये मेरा पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया था, मतलब मुझे बहुत टफ लगा, ठीक है। मतलब ऐसा सिचुएशन, ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब मेरा थोड़ी इमेजिनेशन से बाहर था ये। तो मैं ये नहीं बोल पाया ठीक से, बिल्कुल भी नहीं बोल पाया। और फिर उन्होंने इसको छोड़ दिया, बोला कि ठीक है अब इस सिचुएशन के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे, तो वो लैप्लास इक्वेशन से सॉल्व होता है, आपको पता है कि डेल टू फाई डेल एक्स, मतलब सिंपली डेल स्क्वायर फाई इजिकल टू जीरो, इससे आप सॉल्व करते हो, इस टाइप का प्रॉब्लम अपने क्या है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का चक्कर और इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना, ये मुझे मतलब मेरा दिमाग के ऊपर से गया था, ठीक है, बिल्कुल दिमाग के ऊपर से गया था, मेरा फर्स्ट जो स्टार्टिंग था वही खड़ा हो गया, ठीक है। तो वो लोग ऐसा करते हैं, कुछ स्टार्टिंग में आपको नर्वस करने का कोशिश थोड़ा बहुत करते हैं, और देखते हैं कि आप उसके बाद कैसा अप्रोच करते, तो ये होता है, मतलब आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी देखोगे यूट्यूब में तो ऐसा होता है कुछ कुछ, मैंने भी देखा था कुछ कुछ, तो ऐसा होता है, ऐसे नर्वस नहीं होना है, ठीक है। तो ये मेरा पहला पार्ट गया जो कि मैं नहीं बोल पाया, और फिर लैप्लास इक्वेशन सॉल्व करने को बोला कि पोटेंशियल का फॉर्म कैसा होगा, वो मैंने करके दिखाया दिया था, जो कि आप ग्रिफिथ्स में या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक में ही आप फाइंड कर सकते हो कि कैसे करना है ये, ठीक है। तो ये ईएमटी यहीं पे ख़त्म हो गया, जो कि बहुत ही बुरा हुआ।
और वो लोग नॉर्मली ये फील्ड लाइंस, ठीक है, फील्ड लाइंस, ग्राफ्स, क्वांटम मैकेनिक्स का बोलो, फाई एक्स का ग्राफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ, ये सब ग्राफ और मतलब ये जो भी ड्रॉ करने का चीज़ होता है ना, ग्राफ्स वगैरह, डायग्राम, हाँ, ये सब चीज़ उनको बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब इनसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको पक्का पूछेंगे, यही उनका मोस्ट फेवरेट चीज़ है, ठीक है। ये सब चीज़ आपने अच्छे से बोल दिया ना, तो आपका मतलब कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं भी होगा तब भी आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने, और आप दूसरे वीडियोस भी देख लेना यूट्यूब में पार्ट इंटरव्यू का, मतलब इन सब चीज़ों से वो क्वेश्चन पूछेंगे, पक्का पूछेंगे, ठीक है। तो मेरा खराब गया ईएमटी का पार्ट, फिर आया क्वांटम, ठीक है। तो क्वांटम में पहले एक सर ने बोला कि मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉक्स है, कुछ पार्टिकल्स है, और उसका तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें पता है, लाइक नंबर, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब थोड़ा थोड़ा, मतलब जो बेसिक प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें तुम्हें पता है, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि इसका डायनामिक्स जो है, कौन सा डायनामिक्स फॉलो करेगा, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स से काम चल जाएगा, ये तुम कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। ये बताओ। तो इसका भी मेरा दिमाग पहले तो सुन पड़ गया कि मैं क्या करूँ। मैंने बोला कि एनर्जी लेवल डायग्राम्स देखेंगे, उससे बहुत पता लग चलेगा। वो बोले कि उसमें तो तुम्हें स्पेक्ट्रा देखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम मतलब थोड़ा-सा ऐसा कुछ सोचो कि तुम कुछ बेसिक कैलकुलेशन करोगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, कौन-सा ज़रूरी है। तो उस टाइम लकीली मेरा दिमाग थोड़ा काम कर गया था, तो मैंने बोला कि सर, अगर नंबर डेंसिटी पता है तो मतलब जो मीन सेपरेशन होता है ना, आर, आर मतलब दो पार्टिकल्स है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उनका जो मीन सेपरेशन होता है वो होता है वी बाई एन टू द पावर 1/3 ऑफ द ऑर्डर ऑफ, सॉरी, हाँ, तो आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन टू द पावर -1/3 होता है, ठीक है। ये है मेन सेपरेशन। और इनका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू रूट अंडर एच बाई 3 m/kT, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मतलब h/p, p² इज इक्वल टू 2 m e, और ई आपका 3/2 kT, ठीक है। तो ये देखो, ये टेम्परेचर, नंबर, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों से तुमने लैम्डा पता लगा लिया और मीन सेपरेशन भी पता लगा लिया, ठीक है। तो अब तुमने शायद मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में ये पढ़ा होगा कि अगर लैम्डा मच ग्रेटर देन आर है तो मीन सेपरेशन बहुत छोटा है, तो इसमें क्वांटम मैकेनिक्स लगेगा। और अगर आर बहुत ज़्यादा है, आर बहुत ज़्यादा है लैम्डा से, तो क्लासिकल मैकेनिक्स लगेगा, ठीक है। तो ये तुमने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो यही चीज़ यहाँ पर मेरा थोड़ा दिमाग कम कर गया था लकीली उस टाइम, तो ये मैंने बोला था और ऐसे ही आंसर था, ठीक है। तो इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ और क्वेश्चन पूछे जो कि थोड़ा इजी था। पहला क्वेश्चन ही थोड़ा टफ पूछते हैं, उसके बाद थोड़ा इजी पूछते हैं, ठीक है। तो उसने कुछ कम्यूटेशन रिलेशन दिया कि एल एक्स से जेड का क्या होगा, ये निकालो, ऐसा कुछ दिया था, ठीक है। जो कि इजी था, आप कर लोगे, ठीक है। ये मैं कर नहीं रहा, आप कर लोगे ये सब, ठीक है। फिर उसने बोला कि एक मान लो कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो फोर्स, नहीं, फोर्स कुछ कांस्टेंट फोर्स है मान लो, तो और एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो ये परटर्बेशन की तरफ ट्रीट करो और एनर्जी लेवल कैसे शिफ्टेड होगा दिखाओ। तो ये सिंपली फोर्स कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, मान लो कि एक्स होगा। तो अब हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपको पता है कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, प्लस एक के एक्स जोड़ दो। और इसके बाद तुम्हें पता है क्या करना है कि ओमेगा स्क्वायर बाई 2 को कॉमन लो, और यहाँ पर एक मतलब फैक्टराइज करो कि 2 के एक्स बाई ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे फॉर्मेट में लिखो, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है, ये आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा और बोला कि परटर्बेशन मान लो कि ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब है, तो अब कैसे शिफ्ट होगा, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के। तो ये भी आपको पता है कि जो एक्स टू दी पावर एवरेज ए एक्स इज इक्वल टू एवरेज एक्स क्यूब, ये सब जीरो होता है, क्योंकि एक्स टू दी पावर मतलब एक्स टू दी पावर 2n+1, मतलब जो ऑड पावर्स होता है वो जीरो होता है, ठीक है, आपको पता है। आप ये मतलब
एक्सपेंशन करके की दिखा सकते हो, ए प्लस ए डाई करके फॉर्म में करोगे तो जब एवरेज लोगे ना, एवरेज एन एल लेवल तो ज़ीरो होता है, ये सब आपको पता है। और जो ये वाला टर्म है वो सर्वाइव करेगा, तो इसके लिए मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया था, ठीक है। तो ये सब उन्होंने पूछा था, तो ये सब क्वांटम मैकेनिक्स मेरा बहुत अच्छा गया था, ठीक है। तो मेरा थोड़ा उम्मीद था कि क्वांटम मैकेनिक्स अच्छा गया है, कहीं सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं, जो भी हो। तो ठीक है, ये था हाँ क्वांटम मैकेनिक्स। और इसके बाद रुकिए मैं आपको क्लासिकल भी बता देता हूँ, एक सेकेंड। सॉरी फॉर द लेट। हाँ, तो अब आता है नेक्स्ट पार्ट जो कि थे क्लासिकल मैकेनिक्स से, ठीक है। तो ईएमटी से जो मैम क्वेश्चन पूछा था, जो मैम मतलब मेरा इंटरव्यू पूरा खराब कर दिया था, वही मैम फिर से क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला कि मतलब पहले सिंपल पेंडुलम के लिए बोला कि लैग्रेंजियन लिखो, मैंने लिखा। फिर बोला कि पेंडुलम तो है लेकिन यहाँ पर एक मतलब स्ट्रिंग के जगह एक स्प्रिंग है, ठीक है। तो उसके लिए लैग्रेंजियन लिखो, तो इसके लिए आपको जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी में एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, जो कि हाफ के आर माइनस एल होल्स पर ये एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होगा वो आपको पकड़ना पड़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी में भी आपका हाफ एम आर डॉट स्क्वायर टर्म आएगा, क्योंकि ये आर फिक्स नहीं है, आर वेरिएबल है। तो ये तो एक्स्ट्रा टर्म आपका आएगा लैग्रेंजियन में। और उसके बाद उन्होंने बोला इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, जो कि मैंने निकाला था, ठीक है। तो ये सब तो हुआ था, लेकिन उसके बाद आया मेन प्रॉब्लम कि उन्होंने पहले बोला कि ठीक है इस वाले केस के लिए फेस स्पेस डायग्राम निकालो, क्योंकि एलिप्स होता है, आपको पता है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि मान लो कि ये तो तुमने थीटा स्मॉल लेके थीटा स्मॉल अप्रोक्सीमेशन में ये तुमने किया। अब मान लो कि थीटा स्मॉल नहीं है, ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल है वो, मतलब ये जो थीटा है ना, ये थीटा, इस थीटा को हम पकड़ते हैं और यहाँ पर एम जी एल साइन थीटा टॉर्क लगाता है। तो एम जी एल टॉर्क जो होता है वो एम जी एल साइन थीटा होता है। तो ये थीटा को हम स्मॉल पकड़ते हैं यूजुअली, ठीक है। तो ये स्मॉल नहीं है, तो इसके लिए फेस बेस डायग्राम निकालो। तो ये मैंने थोड़ा बहुत कुछ कोशिश तो किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है छोड़ दो, तो ये खराब हो गया फिर से। मतलब जो जो मतलब डायग्राम ड्रॉ करने को बोला है उसमें मेरा खराब हो गया है, ठीक है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स भी एंडिंग अच्छा नहीं हुआ। तो उसके बाद आता है न्यूक्लियर, जो कि मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती करके किया था। तो न्यूक्लियर में उन्होंने पूछा कि बीटा डीके कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो मैंने बोला जो होता है मतलब बीटा प्लस और बीटा माइनस। और उन्होंने बोला कि ये दो टाइप के होता है और कुछ नहीं होता। मैंने बोला नहीं होता। तो बोला कि इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में सुना है। मैंने बोला हाँ सर सुना है, तो उसका रिएक्शन लिखो। इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो होता है, तो उसका रिएक्शन मैंने लिखा था। मुझे अभी याद नहीं, तो अभी लिखने को मत बोलना ठीक है। तो उसका रिएक्शन मैंने लिखा था, तो बोला कि ये भी एक टाइप का बीटा डीके ही होता है। मैंने बोला अच्छा सर मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने फिर मतलब मतलब न्यूट्रिनो एमिशन जो होता है वो क्यों होता है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने को बोला, जो कि मैंने बोला था कि मतलब नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें मैटर करता है। तो ये सब थोड़ा मैंने बोला था, थोड़ा मैंने पढ़ के गया था ये सब, तो ये सब बोल दिया था। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि मतलब और मतलब ये कि कौन सा चीज़ें कंज़र्व होता है वो तो तुमने बोला कि, लेकिन कौन सा कंज़र्व नहीं होता, ये सब ये कुछ मतलब ऐसा कुछ पूछा था, जो कि पैरिटीज़ का आंसर, उसका आंसर भी पैरिटी था, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने ही फिर बोल दिया था कि उसका आंसर पैरिटी होगा, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा देख लेना कि कौन सा क्या कंज़र्व होता है, क्या कंज़र्व नहीं होता है, ये थोड़ा अच्छे से देख लेना, जो कि मुझे ठीक से पता नहीं था, ठीक है। तो ये सब हुआ। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब मेरा 4 टॉपिक तो ख़त्म हो गया। उसके बाद एक प्रोफ़ेसर ने बोला कि आपको कंडेंस मेथड पे थोड़ा क्वेश्चन पूछे। तो
मैंने बोला सर ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे पता नहीं। बोलते थोड़ा थोड़ा तो बेसिक पता होगा, थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बोला ठीक है सर, सॉलिड से थोड़ा पूछिए। मतलब फिर मुझे कुछ नहीं आता था, फिर भी मैंने बोल दिया, क्या ही करूँ, अब वो लोग फोर्स कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ग्राफ कैसा होता है वो थीटा वर्सेस इंटेंसिटी का ब्रैग्स डिफ्लेक्शन में। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर कुछ पीक्स आते हैं, ऐसा कुछ बोला। ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ वो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि ये जो थीटा में कुछ पीक्स आ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर ये जो कंडीशन होता है 2t sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर थीटा के लिए आपका पिक्स मिल रहा है। तो ये जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड क्यों आ रहा है, थीटा की जो स्प्रेड है, स्प्रेड क्यों आ रहा है। तो इसका मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था। मैंने सरेंडर कर दिया कि नहीं सर मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये खराब हो गया। तो ये भी मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद अब एक सर था जो कि पी एन डायट से क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया कि पी वर्सेस आई कैसा होता है, ये सब बताओ। तो फिर बोला कि मान लो कि आप लैब में हो, आपके पास एक बैटरी है, और यहाँ पर आपके पास पी एन डायोड भी है और रेजिस्टर भी है। तो मतलब एक में पी एन डायोड है और एक में शायद रजिस्टर है, ऐसा कुछ बोला था, और बैटरी भी है। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा भी नहीं, और आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि मतलब कौन सा वाला पी एन डायोड है या कौन सा वाला रजिस्टर है। तो ये थोड़ा मोड़ा मतलब थोड़ा मुझे परेशान किया था कि मतलब थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले क्या बोलूँ, लेकिन उसके बाद मैंने आंसर दे दिया था कि बैटरी की पोलैरिटी को अगर रिवर्स कर दूँ तो एक में तो करंट आएगा रजिस्टर में, लेकिन पी एन डैट में कुछ करंट आएगा ही नहीं। ठीक है, वो एक मिनिमम कट ऑफ होता है 0.7 का एसआई के लिए, लेकिन उसके बाद करंट आएगा ही नहीं, लेकिन रजिस्टर में फिर भी करंट आता रहेगा। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो आप हो जाएगा। तो ये वाला मैं आंसर कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने बोला कि एक साइन एक्स का कर्व ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने वो भी थोड़ा कोशिश किया था, लेकिन बाद में मतलब इंटरव्यू के बाद मुझे पता चला कि मैंने थोड़ा सी मिस्टेक कर दिया था। मतलब पहले वाले पीरियड के लिए तो मैंने सही ड्रॉ किया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि साइन एक्स ये सब मतलब सोचना पड़ता है कि कौन सा वाला में मतलब 0 to π/2 में साइन एक्स क्या है, π/2 में 2 to π में क्या है, मतलब कौन से वाले में नेगेटिव है, कौन से वाले में पॉजिटिव है। तो ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया था मैंने, तो ये भी गड़बड़ हो गया था। ठीक है, और फिर मतलब ये सोच कर्व ड्रॉ किया था ऐसा। फिर बोला कि कर्व का लेंथ कैसे निकल सकते हो, तो वो मैंने बोला था कि डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + y' स्क्वायर dx, ऐसे मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये सही हुआ था, लेकिन ये फिर भी गलत हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं था तब। ठीक है, तो मुझे बाद में पता चला कि कुछ गलत हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही गया था मेरा इंटरव्यू, जो कि मतलब थोड़ा बहुत मतलब क्वांटम में थोड़ा भरोसा था कि क्वांटम अच्छा गया है, लेकिन बाकी ये क्लासिकल के एंड में तो खराब हो गया। ठीक है, क्लासिकल में ये एंड वाला वो थीटा अप्रोक्सीमेशन ना लेके करोगे तो कैसा रहेगा ग्राफ, वो मुझे समझ नहीं आया। ईएमटी में तो पहले ही खराब हो चुका था, और ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि ये स्प्रेड क्यों आता है। ये आप थोड़ा देख लेना, जिनको भी कंडेंस थोड़ा पता है, सॉलिड पता है, तो ये आप देख लेना। तो और ईएमटी में तो ये पहले वाला ही जो क्वेश्चन था, कहाँ गया ये वाला, ये फील्ड लाइन से ही ये सब। आप चाहो तो थोड़ा देख लेना, कहीं पर मिले तो। मतलब मुझे तो पता नहीं है क्या है इसका प्रोडक्ट, मतलब कैसा करना है, मुझे आज तक पता नहीं, और मैंने कभी सोचने का कोशिश भी नहीं किया। तो फाइनली जो बोलना चाहता हूँ कि मेरा 1 पॉइंट, मेरा कब तक, मेरा 1 आवर 5 मिनट्स तक ऑलमोस्ट इंटरव्यू हुआ था, और मुझे यहीं से पता लग गया था कि नहीं, मेरा तो सिलेक्शन शायद नहीं होने वाला है। खैर जो भी हो, आप मतलब आपका मैं मेनली बोलूँगा कि आपका अगर कंडेंस, मैंने जो पहले ही बोला था, कंडेंस, न्यूक्लियर, एटॉमिक, ये सब अगर आपका अच्छा है, तो आपका मतलब सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन मतलब वो लोग ये सब टॉपिक ही मेनली प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक में अगर अच्छे हो तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो 4 प्रेफरेंस बोला था, उनके उसके बाद भी उन्होंने इन सब से क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछ लिया था। ठीक है, कंडेंसर तो सॉलिड से पूछ लिया, पी एन डायोड से पूछ लिया। तो ये सब चीज़ें वो लोग पूछते हैं, अगर आप नहीं भी बोलोगे ना तो भी वो लोग पूछेंगे। तो ये सब चीज़ें उनका मेन प्रेफरेंस रहता है। तो अगर ये सब टॉपिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको अच्छा लगता है, तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है।
और एक चीज़ जो मैं फाइनली बोलूँगा कि ग्राफ्स, जो भी ग्राफ्स, डायग्राम्स, ईएमटी अगर आप कर रहे हो ना तो डायग्राम्स में बहुत ज़्यादा फोकस करना कि डाइपोल डाइपोल का जो डायग्राम्स होता है मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव ये ऐसा कुछ होता है, ये सब जो भी डायग्राम्स होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ग्राउंड स्टेट का, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, ये सब जो डायग्राम्स होता है ना ये सब सब कुछ आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। ये सब कुछ ऐसा होता है तो ये सब आप लोग करके जाना जो भी है होता है। ग्राफ्स और डायग्राम्स में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब से क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे वो आप कुछ भी टॉपिक बोलो, कुछ भी टॉपिक बोलो, ये इन सब से क्वेश्चन पूछेंगे ही। तो ये सब आप लोग बहुत अच्छे से करके जाना अगर आपको पार्क में जाना है तो। और पार्क का में थोड़ा बहुत आपको अगर मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो, मुझे भी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि पार्क का जो स्टार्टिंग का ऑलमोस्ट सैलरी होता है वो 56 या 57 ऐसा कुछ होता है ट्रेनिंग पीरियड में, और उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा होता है, शायद 1.2 ऐसा कुछ होता है, 1.2 लाख ऐसा कुछ होता है। लेकिन एक दिक्कत है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा कि आपने अगर बीच में छोड़ दिया ना तो आपने जितना भी सैलरी लिया है ना सब कुछ रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मैंने मतलब आप लोग मतलब मुझे मेरे बात पे विश्वास नहीं होता, आप लोग गूगल में कोरा पे सर्च कर लेना। मतलब बहुत लोग ऐसा हुआ है कि वो लोग गए तो थे भारत में लेकिन उतना काम उन लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है। तो मतलब सबको पसंद नहीं आता ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है तो हर जगह, वो तो हर जगह ही रिस्क रहता है, वो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जाइए, बहुत अच्छा से लगता है, पे स्केल है। बट थोड़ा इस बात का ध्यान रहना कि आपको अगर मतलब बीच में आपको ऐसा लगे कि नहीं काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सूट नहीं कर रहा, तो आप अगर छोड़ने का डिसीजन लेते हो तो आपको पूरा सब कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और ये चीज़ उन लोगों ने इसलिए ही बनाया है क्योंकि लोग छोड़ते हैं, तो ये सब रूल शायद उन्होंने इसलिए ही बनाया है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना। बाकी ये तो पे स्केल है, फ्री एकोमोडेशन है, मतलब बुक्स ग्रांट है ईयरली, शायद 10 के आपका बुक्स के लिए आप एक्सपेंस कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ फैसिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, समझ ही सकते हो, मतलब इसरो डीआरडीओ ये सब लेवल का जॉब जैसा होता है, बाहर भी ऐसा ही है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, बहुत रिस्पेक्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो आप कोशिश तो बिल्कुल करना, और अगर आप इस मतलब ये सब टॉपिक्स में अच्छे हो तो आपको मतलब बिल्कुल मतलब एग्ज़ाम देना चाहिए और इंटरव्यू देना चाहिए। मतलब सिलेक्शन तो पर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आप जाओगे या नहीं जाओगे, लेकिन बाद में सिलेक्शन एक खुद में बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल। तो मैं तो आपको पूरा बोलूँगा कि आप इन सब टॉपिक को अच्छे से करो, और अगर आप ऑलरेडी अच्छे हो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ठीक है गाइज, आज का वीडियो यही तक था, और मैं आपको टी आई एफ का जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसका भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, मैं अभी टी आई एफ में भी हूँ। और जो मेरा नेट का जो स्ट्रेटेजी था, मतलब थोड़ा स्ट्रेटेजी मतलब मैं थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करूँगा कि किस तरफ का अप्रोच होना चाहिए, तो उसका भी मैं एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे।